बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। ताज़ा तीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज है 2 दिसंबर और मंगल का दिन। बहुत ही क्रूशल हफ्ता चल रहा है। पहला वर्किंग डे गुजर गया, दूसरा वर्किंग डे का आगाज़ है। अभी तक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नोटिफिकेशन तो बहुत दूर की बात है, समरी भी अभी तक मूव नहीं हुई। नंबर 2, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की समरी भी अभी तक मूव नहीं हुई और उनका भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब कानून और आइन के मुताबिक, आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब 28 नवंबर रात 12 बजे सुबकदोश हो चुके हैं और अपने ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन और कानून कह रहा है। और ये आइन और कानून कौन बता रहा है? आइनी माहिरीन बता रहे हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला नहीं बता रहे, बल्कि इंडिपेंडेंट जो जूरिस्ट हैं वो बता रहे हैं, जो इन मामलात को समझते हैं। और वो वकला बता रहे हैं जो कि कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब तरीन हैं। वो भी इस बात की ये तशरीह कर रहे हैं और वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि आर्मी एक्ट 1952 के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब अपनी मुद्दत मुलाजमत 3 साल पूरी होने पर 28 नवंबर रात 12 बजे रिटायर हो चुके हैं। लिहाजा उनका नया नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। ये जो तशरीह की जा रही थी कि जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 5 साल कर दी गई है 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में, तो वो अज खुद उनकी मुद्दत 5 साल हो गई है। ऐसा नहीं है। और क्योंकि 27वीं गैर आइनी तरमीम में एक और तरमीम कर दी गई और अब 26वीं गैर आइनी तरमीम और 27वीं गैर आइनी तरमीम आपस में टकरा रही हैं, क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ का ओहदा एक ही शख्सियत में जमा कर दिया गया है। जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे वही आर्मी चीफ होंगे। तो इसलिए जब दोनों ओहदों को एक साथ कर दिया गया तो फिर 26वीं गैर आइनी तरमीम में सिर्फ ये कहा गया, उस वक्त जो कानून साजी की गई कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत जो है अब वो 5 साल हुआ करेगी। लेकिन वो कानून उस वक्त बना जब जनरल आसिम मुनीर साहब के नोटिफिकेशन पहले 3 साल का हो चुका था। उसके बाद नया नोटिफिकेशन होना ज़रूरी था, लेकिन नवाज एंड कंपनी ने कोई नया नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और GHQ में भी ये तसव्वुर किया जाता रहा कि जनाब ये तो 5 साल के लिए हम आ गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। अब उसके बाद 27वीं गैर आइनी तरमीम की गई। 27वीं गैर आइनी तरमीम में जब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ को दोनों को एक ही शख्सियत में जमा कर दिया गया तो उसकी मुद्दत रखी गई 5 साल और कहा गया कि ये मुद्दत उस वक्त शुरू होगी जब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे। तो उसके बाद नोटिफिकेशन, उसके बाद ये अपॉइंटमेंट तस्वुर की जाएगी। तो उनकी रिटायरमेंट को भी अब वो भी 27 को रिटायर हो चुके हैं, बल्कि उससे भी एक दिन पहले वो रिटायर हो चुके हैं। लिहाजा वो मामला भी वहीं का वहीं और तब भी नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मुद्दत 5 साल और उनके साथ ही आर्मी चीफ की मुद्दत 5 साल। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, एक और तशरीह की जा रही है जो कि गलत है, कि जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को तो अगले 2027 तक कानूनी आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। ये लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कल फरमाया, लेकिन उनकी इस बात को किसी ने भी तस्लीम नहीं किया और उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है। जो वकला इंडिपेंडेंट ओपिनियन रखते हैं उन्होंने कहा कि ये दुरुस्त नहीं है, अब नया नोटिफिकेशन होना ज़रूरी है। उसके बाद लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का एक ही नोटिफिकेशन आएगा और जल्द ये मामलात हल हो जाएंगे। यानी कि मामलात कुछ गड़बड़ हैं जो कि हल हो जाएंगे। इसके लिए मुज़ाकरात जारी हैं। मुज़ाकरात कौन कर रहा है और क्या
नवाज शरीफ एंड कंपनी मुज़ाकरात करने की पोजीशन में है, जिन्होंने जाली फॉर्म 47 लेकर जनरल आसिम मुनीर साहब से ये सारे का सारी जाली हुकूमत कायम की हुई है? क्या वो इस पोजीशन में है कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब के पास जाकर उनसे मामला तय करें? तो ऐसा हरगिज नहीं है। लिहाजा लॉ मिनिस्टर ने कल ये बात तस्लीम कर ली कि नोटिफिकेशन का मामला बदस्तूर पेचीदा है और इसके लिए कुछ ना कुछ चल रहा है। अब एक और वजीर आते हैं, राना सनाउल्लाह साहब। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन में रुकावट नहीं, ये तासुर गलत है। तो जनाब, ये तासुर और इसकी वजाहत करने की क्यों ज़रूरत महसूस हुई? असल मामला ये है, बल्कि हकीकत ये है कि इस वक्त मुकमुका जनरल आसिम मुनीर साहब से डिमांड्स की जा रही हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि जनाब पहले ये 3-4 काम हमारे करें, उसके बाद हम आपको नोटिफिकेशन देंगे और हम आपका नोटिफिकेशन जारी करेंगे, अदरवाइज ये नहीं। और इसके लिए फिर आखिर नवाज शरीफ साहब का नाम ही क्यों लिया राना सनाउल्लाह साहब ने? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। नवाज शरीफ साहब का नाम इसलिए लिया, शहबाज शरीफ साहब का नाम क्यों नहीं लिया? मरियम साहबा का नाम क्यों नहीं लिया? किसी और अथॉरिटी का नाम क्यों नहीं लिया? नवाज शरीफ साहब का नाम क्यों लिया? इसलिए कि नवाज शरीफ साहब ने ही ये मामला पेचीदा किया है, और वो इसलिए किया है कि वो 3 साल तक खामोशी से बैठे रहे और बिल्कुल चुप करके और बिल में घुसे रहे और उन्होंने एक लफ्ज तक नहीं कहा। हाँ, अलबत्ता अपने जो उनके बहुत ही करीबी दानिश्वर समझे जाते हैं, जो उनका माउथ पीस और उनके तर्जुमान समझे जाते हैं, उनके जरिए वक्तन फवक्तन नवाज शरीफ साहब ये अपना जो है गिला शिकवा वो करते रहे। और फिर जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, तलाल चौधरी साहब और बेशुमार लोग, राना तनवीर साहब, इरफान सिद्दीकी साहब मरहूम, मलिक अहमद साहब, बहुत सारे ऐसे लोग वो आते रहे और बताते रहे कि जनाब जो हमारे साथ मामला तय किए गए हैं वो उनको हल किया जाए। और फिर ये भी कहा गया कि इमरान खान साहब तो स्टैब्लिशमेंट के मेहमान हैं और उनको तो कोई तकलीफ ही नहीं पहुंच रही जेल में, इसलिए वो भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ है इमरान खान को। ये बात भी कही गई। तो बहरहाल अब नवाज शरीफ साहब ही असल में सबसे बड़ी रुकावट थे और यही मामला है कि अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन नहीं हो सका। अब एक और बात आगे बढ़ाते हैं कि सीनियर सहाफ़ी हम्माद हसन साहब, उन्होंने 2 बातें की। उन्होंने एक तो बात ये की कि जनाब कुछ कारकर्दगी का मामला है, फिर करप्शन की खबरें आना शुरू हो गई और करप्शन की खबरें उरूज पर आना शुरू हो गई। उस वक्त भी हमें हैरत हुई कि आखिर ये रजीम जो है करप्शन तो इनका इशू है ही नहीं, ये तो उन तमाम लोगों को सीने से लगाते हैं जो करप्ट हैं, करप्ट टोला हैं। इन्होंने तो क्लीन चिट दी, चलते मुकदमात जो हैं अदालतों से उठवा के वो दाखिल दफ्तर किए और सबको बरीज़िम्मा करार दे दिया। तो इसलिए करप्शन का मामला नहीं है। तो फिर कहा गया कि जनाब मोहसिन नकवी साहब आपके हैं और वजीर ख़जाना भी आपके हैं, तो ये सब आपके हैं, तो फिर आप जिम्मेदार हैं। तो ये तलाल चौधरी साहब को भी इसलिए बनाया गया था नायब वजीर दाखिला यानी कि वजीर ममलकत, इसलिए बनाया गया था कि उस वक्त भी मियाँ साहब मरीम साहबा नाराज़ हो गई थी और मरीम साहबा ने कि इनकी कुट्टी भी हो गई थी। फिर याद होगा आपको मोहसिन नकवी साहब रायवंड गए थे, मियाँ साहब से मुलाकात की थी और मरीम साहबा से मुलाकात की थी और मामला रफा दफा कराने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब एक दफ़ा फूट पड़ जाए तो फिर वो फूट रहती है, वो फिर मामला आगे बढ़ता है और उससे फिर पीछे हटते नहीं। बिल्कुल उसी तरीके से जनरल बाजवा ने जब जनरल फैज़ हमीद को हटवाना चाहा और उनकी जगह पे जनरल नदीम अंजुम को DGISI का सरबराह बनाना चाहा, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने उसको डिले किया और कहा कि इसको नवंबर तक रुक जाएं। लेकिन उनकी ये बात नहीं मानी गई और उन्हें कहा गया कि नहीं, आप अभी और इसी वक्त जनरल फैज़ हमीद को तब्दील करें। जनरल फैज़ हमीद को फिर इदारे की तरफ से भी प्रेशर आया कि जनाब आपके खिलाफ फिर फौजी कार्रवाई भी हो सकती है। लिहाजा जनरल फैज़ हमीद साहब ने सरेंडर किया और वो जाके GHQ बैठ गए और उनकी जगह जनरल नदीम अंजुम आ गए। और उसके बाद फिर जनरल नदीम अंजुम और जनरल बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन का जो मामला था उसको आगे बढ़ाया और रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल किया। और फिर
جو بدतरीन किस्म की फस्तायत, इलेक्शन चोरी, वो सब का सब फिर पहले जनरल बाजवा साहब के साथ नदीम अंजुम साहब थे और फिर नदीम अंजुम जनरल आसिम मुनीर साहब के हो गए और इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा जो है वो फस्तायत बर्पा की गई। तो लेकिन ये भी हुआ और फिर उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो अब मामला क्या है। अब मामला ये है कि ये सारी बातें तो अपनी जगह और उसके बाद मामला जो है संजीदा हुआ है कल से और फिर पीटीआई को धमकियां देना कि आपको हम गवर्नर आज लगा देंगे और आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, ये सब कुछ। और ये डाइवर्जन था क्योंकि मामला जो है इस वक्त असल लड़ाई जो है वो हो रही है जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान और नवाज शरीफ साहब के दरमियान, शहबाज शरीफ साहब के दरमियान, मरियम साहिबा के दरमियान। और एक तरफ फील्ड मार्शल और एंड कंपनी शामिल है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ एंड कंपनी शामिल है। ये दो खानदानों का मामला और नवाज शरीफ साहब भरपूर तरीके से वो रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे या नहीं कोशिश कर रहे हैं। और इसमें नवाज शरीफ साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क और अब इत्तला है कि वो आज रात वापस लौटे हैं। तो ये मामला जो है, एक बात बता दूं कि आपको, ये मामला इतना सादा नहीं है। उसकी वजह यह है कि एयरपोर्ट्स को सील किया हुआ है इस वक्त। असलन उमूर ममलकत जो है वो जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है, गो कि उन्होंने वर्दी उतार दी है, वो वर्दी में नजर नहीं आ रहे और मिस्र के वजीर खारजा के साथ उन्होंने सादा कपड़ों में, सिविल कपड़ों में मुलाकात की। वो अज खुद एक बहुत बड़ा साइन था और उन्होंने सादा कपड़ों में मुलाकात की और बताया कि वो एक्टिव हैं और अमूर ममलकत वो चला रहे हैं। एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर सील्ड हैं और वहाँ पे जो किसी भी हाई प्रोफाइल आदमी को, किसी भी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को, किसी भी अस्करी शख्सियत को, किसी भी ब्यूरोक्रेट को पाकिस्तान छोड़ने की इजाज़त नहीं है। एयरपोर्ट्स जो हैं वो FIA के कंट्रोल में है, बजरिया मोहसिन नकवी साहब। एयरपोर्ट्स इंटेलिजेंस इदारों के कंट्रोल में है, बजरिया FIA और बजरिया ANF और बजरिया आपका जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उनके ज़रिए। लिहाजा नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब को जो मना किया, क्योंकि अंदरून खाना जब ये हो गया तय कि जनाब हम नोटिफिकेशन नहीं करेंगे, तो उसके बाद शहबाज शरीफ साहब लापता हो गए। अब अगली बात ये बता दूं कि जाती उम्रा वाले जो मकीन हैं वो भी आज़ाद नहीं हैं और उन पे भी यूं समझें कि वो भी अपने घरों में गैर एलानिया तौर पर नज़रबंद हैं और अब वो हरकत सकनात नहीं कर सकते। और अभी तक हमें नवाज शरीफ साहब की प्रेजेंस कहीं भी नहीं आई, कोई मीटिंग करते हुए नहीं आए, कोई ख़बर नहीं आई कि कोई वो एक्टिविटी कर रहे हैं। और इसी तरीके से मरियम साहिबा भी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। हाँ, अलबत्ता शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा आपस में चचा भतीजी जो हैं वो ट्वीट पे अटकेलियाँ ज़रूर कर रहे हैं और मीनिंगफुल मानी खेज जिसे कहते हैं, मानी खेज जू मानी ट्वीट्स कर रहे हैं और मैसेजिंग कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। तो शहबाज शरीफ साहब जाती उम्रा मुकम्मल तौर पर नरगे में है, नोट कर लें। एयरपोर्ट्स मुकम्मल तौर पर मुसल्ला अफवाज यानी कि आसिम मुनीर साहब एंड कंपनी के कंट्रोल में हैं और कोई भी मुसाफिर उनकी क्लियरेंस के बगैर बाहर नहीं जा सकता। लिहाजा कोई सियासतदान, कोई वजीर, कोई मशीर, कोई अस्करी ओहदेदार, कोई अस्करी शख्सियत, खा वो जूनियर है या सीनियर, वो GHQ की मर्जी के बगैर, जनरल आसिम मुनीर साहब की मर्जी के बगैर वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते। नंबर 1। नंबर 2 जी, जो इस वक्त चल रहा है, लॉ मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि सियासत को अना का मसला ना बनाया जाए। तो अना का मसला कौन बना रहा है? अब जो क्या अगली बात यह है कि क्या ये सारी सूरत हाल से नवाज शरीफ साहब विन करेंगे, कामयाब हो सकेंगे? तो अभी तक की आखिरी इतला के मुताबिक फड्डा उरूज पर है, लड़ाई उरूज पर है। शहबाज शरीफ साहब को बुला लिया गया है और मामला को सेट करने की कोशिश की जा रही है। अगली बात सिर्फ यहाँ तक नहीं बल्कि जनरल आसिम मुनीर साहब के नीचे एक नया ओहदा है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। वो 4 स्टार जनरल होगा, यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूं समझ लीजिए, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब ने वो हो गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस 5 स्टार। अब उनकी जगह पे जो आर्मी चीफ पहले होते थे
आर्मी चीफ की जगह पे 4 स्टार वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कहलाएगा, जो बर्री फौज को कंट्रोल करेगा, बर्री फौज को देखेगा, और बाकी एज इट इज चलेगा। लेकिन एक उसमें और हुआ मामला कि आपने पाक फिजाइया एक्ट जो है उसमें तब्दीली नहीं की, पाक बहरिया के एक्ट में तब्दीली नहीं की, स्पेशल फोर्सेस जो हमारी जौहरी अससाजात स्ट्रेटेजिक फोर्सेस उनके एक्ट में तब्दीली नहीं की। फिर आपने चेयरमैन तो हटा दिया, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर तो ख़त्म कर दिया, लेकिन उसकी जगह पे जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस आए उनके दायरा कार का तयन नहीं किया है, दायरा अख्तियार मुतय्यन नहीं किया गया। अगर वो उनको उस सीट पे बिठाना है जिस सीट पे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बैठते थे और उनका दायरा अख्तियार वही है, तो फिर जनरल आसिम मुनीर साहब के पास तो कुछ भी नहीं है, वो तो फिर बेइख्तियार जो है वो कहलाएंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, क्योंकि उसके बाद वो मामला फिर उस हद तक नहीं जा सकता कि जिसकी वजह से जनरल आसिम मुनीर साहब जो इख्तियार लेना चाह रहे थे वो इख्तियार तो नहीं है, ना पाक फिजाइया उनके अंडर, ना पाक बहरिया उनके अंडर, और ना ही स्पेशल आपके आर्मी बर्री फौज है वो उनके अंडर। क्योंकि अगर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किया जाता है नोटिफिकेशन, वो आ जाते हैं, तो फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो इनफैक्ट आर्मी चीफ कहलाएंगे। तो ये सूरत हाल चल रही है, ये डिफेक्टो और डिजोरे का मामला है। तो लिहाजा इमरान खान साहब जो है वो उनका मामला ये है कि इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी है, और आज मंगल का दिन है, मुलाकातियों की फहरिस्त भिजवा दी गई है। और नंबर 1, नंबर 2 आज फैमिली की मुलाकातों का भी दिन है, और तीनों बहनों ने, अलीमा खान साहबा और डॉक्टर उज़्मा और नौरीन साहबा ने, सब ने ये कहा है कि आज अगर मुलाकात नहीं होगी तो हम अडयाला जेल से नहीं हटेंगे। उसके साथ साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स उन्होंने भी जाने का ऐलान किया है, सेनेटर्स ने। तो इस्लामाबाद में आज दफ़ा 144 लगा दी गई है मुकम्मल तौर पर। वहाँ पे कहा गया कि जी कोई भी चिड़िया भी पर नहीं मार सकेगी, और अगर कोई आएगा तो फिर हम करेंगे दफ़ा 144 के तहत मुकदमा दर्ज करेंगे। और अडयाला जेल के बाहर भी इन्होंने कहा, गैर सरकारी तर्जुमान हैं DGISPR के जनाब फैसल वाडा साहब, उन्होंने कहा कि जनाब फेंटा भी लगेगा, सब कुछ होगा, तो धमकियां भी साथ साथ दिलवाई जा रही हैं। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफ़ा 144 का नफाज कर दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि PTI ने इस्लामाबाद और अडयाला में एहतजाज का ऐलान कर रखा है। और देखते हैं कि आज फिर दमादम मस्त कलंदर होता है या नहीं। एक और बात, सोहेल आफरीदी साहब ने खैबर पख्तूनख्वा में बड़े पैमाने पर तकर्रियां तबादले कर दिए। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने, जो कि सिविल साइड की बात कर रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ने 25 अफसरान की तैनातियों और तबादले का नोटिफिकेशन खैबर पख्तूनख्वा में जारी कर दिया गया है। तो ये सूरत हाल इस वक्त तक चल रही है। शहबाज शरीफ साहब की तलबी हो गई है, राना सनाउल्लाह साहब मैदान में आए हैं, नवाज शरीफ साहब की माफियाँ तलाफियाँ करवाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जाती उम्रा इस वक्त मुकम्मल तौर पर पिंडी सरकार की तहवील में है, और कोई भी रियायत नहीं, कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं, सख्त अहकामात हैं। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। फिल वक्त दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।